गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो आशा करती हूँ आज आप सभी ठीक होंगे। और तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की ईवीएस की बुक का 7th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि प्रारंभिक मानव जो थे वो किस तरह अपना जीवन गुजारते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक मानव जो है भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड थे, नेचर पर डिपेंड थे। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, नए कौशल विकसित होने लगते हैं, न्यू स्किल आने लग जाती है ह्यूमंस में, न्यू स्किल डेवलप होती है और उस स्किल के चलते जो है खाद्य पदार्थ, घर बनाना, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास होने लगता है। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक मनुष्य जो हैं वो वृक्षों और गुफाओं में निवास किया करते थे। मतलब कहने का ये है कि स्टार्टिंग में जो लोग रहते थे वो वृक्षों और गुफाओं में रहते थे, वृक्षों के नीचे अपना निवास स्थान बना लिया वहीं पर। ठीक है, जब उन्होंने फसलें उगाना शुरू किया तो फिर उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना नीडेबल हो गया, ज़रूरी हो गया। वो इसलिए क्योंकि अब जब वो फसलें उगा रहे हैं तो क्योंकि उन्हें अपनी फसलों की देख रेख भी करनी है। ठीक है, पानी देना पड़ेगा, समय के अकॉर्डिंग उन्हें उनकी रखवाली भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उन्हें ज़रूरत थी कि वो उसके पास में अपना घर बनाएं और वहाँ पर रहें। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि वो धीरे धीरे अपने परमानेंट घर बनाने लगे, अपने स्थायी घर बनाने लगे और बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट होने लगा। नदी घाटियाँ मतलब जैसे जिस एरिया में नदी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ से जो है वो अपनी कृषि को, अपने खेतों को अच्छी तरह से वहाँ पर वो पानी दे सकते हैं। ठीक है, विदाउट नदी के तो वो पानी को मतलब सिंचाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो ऐसे स्थानों पर अपनी बस्तियां बनाने लगे जहाँ पर नदी घाटियाँ होती थी उनके पास पास। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था, वहाँ पे भूमि जो थी वो उपजाऊ थी, ताकि उपजाऊ भूमि होता है कि जहाँ पर हम इजीली मतलब फसलें उगा सकते हैं और फसलें उग सकती हैं, वहाँ पर जो है भूमि उपजाऊ होती है। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। पहले तो थोड़े लोग वहाँ पर रहने लगे, उसके बाद धीरे धीरे बहुत मतलब ज़्यादा लोग वहाँ पर रहने लगे, जिसके कारण जो बस्तियाँ थी वो बड़ी होने लगी, वो विकसित होने लगी और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और वहाँ पर सभ्यता का विकास होने लगा। तो इस तरह सभ्यता का विकास हुआ और जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया हो गई, मिस्र सभ्यता जो कि नील नदी के पास है, नदियों के किनारे ये विकसित होने लगी। अब मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो टिग्रिस नदी के करीब है, टिग्रिस नदी के निकट। ओके, तो बस्तियां जो हैं वे स्थान होते हैं जहाँ पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं, वहाँ पर बस्ती बननी शुरू हो जाती है, मतलब उसे बस्ती नाम दिया गया है। ठीक है, स्थायी बस्तियाँ क्या होती हैं, लोग जहाँ पर रहने के लिए अपने परमानेंट घर बनाने लगे तो उस बस्ती को तो स्थायी बस्ती कहते हैं, परमानेंट बस्ती कहते हैं। और अस्थायी वो होती है जहाँ पर लोग कुछ समय के लिए घर बना रहे हैं, वो परमानेंट रहने के लिए नहीं बना रहे हैं, वो कुछ समय यहाँ पर रहेंगे, अपनी फसल उगाएंगे, कृषि करेंगे और उसके बाद वो कहीं दूसरे एरिया में चले जाएंगे। तो ऐसे बनाए जाने वाले जो घर होते हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। ठीक है, घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों और पर्वतों निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहा करते थे,
क्योंकि जो गर्म और ठंडे रेगिस्तान में रहते हैं वो ठंडों में गर्म रेगिस्तान में चले जाते हैं, ठीक है। अब गर्मियों में तो वो उस जगह पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी वो मतलब सहन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो वहाँ से फिर ठंडे इलाके में चले जाते हैं। तो इस तरह जो है वो लोग जो एक्चुअल में घने जंगल में रहते हैं, गर्म या ठंडे रेगिस्तानों में रहते हैं, तो ऐसे जगह पर रहने वाले लोग अपने जो हैं परमानेंट घर नहीं बनाते हैं, ठीक है। ऋतु प्रवास क्या होता है, तो आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि के लिए मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है। और गांव क्या होता है, तो देखिए ग्रामीण बस्ती होती है गांव, मतलब होती वही बस्ती है जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन जो गांव होता है वो एक ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ पे लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी काम करते हैं, तो उसे गांव कहते हैं, विलेज कहते हैं, ओके। सघन बस्ती होता है जहाँ पे घर पास पास बने हो। अभी हमने स्थायी और अस्थायी पढ़ा, यानी परमानेंट और मतलब अस्थायी घर हमने पढ़ा, ठीक है। तो परमानेंट और टेम्पररी, ठीक है। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं सघन बस्ती और प्रकीर्णन बस्ती, ये क्या है कि सघन में क्या होता है कि जिसके घर पास पास बने हों, जिस गांव में घर पास पास बने हैं उसे कहते हैं सघन बस्ती। और कई ऐसे गांव आपने देखे होंगे जहाँ पर दूर दूर घर बने होते हैं। अब जैसे ना गांवों से निकलकर लोग कहाँ जाते हैं, बाहर अपने थोड़े दूर वाले एरिया में चले जाते हैं, खेतों में अपने घर बना लेंगे जाकर, है ना। तो वहाँ पर दूर दूर घर बने होते हैं, तो उस बस्ती को कहा गया है प्रकीर्णन बस्ती, प्रकीर्णन बस्ती, ठीक है, सॉरी प्रकीर्णन बस्ती। और जहाँ पे घर पास पास बने होते हैं उस बस्ती को कहा गया है सघन बस्ती, ठीक है। तो प्रकीर्णन बस्ती आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे पहाड़ी एरियाज़ में, ठीक है, जहाँ पे घने जंगल हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है दूर दूर घर देखने को मिलेंगे। अति विषम जलवायु वाला जो एरिया है वहाँ पर मनुष्य ने अपने आवास वातावरण ये अनुकूल बनाए हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो हैं अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा, अब जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होगा, ढाल वाली छतें बनाई जाती हैं। पता है क्यों, जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, अब बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, ठीक है, और बाय द वे उनकी जो छत है वो प्लेन छत है, और अगर वो ढलान वाली छत होती तो उनका पानी डायरेक्ट नीचे चला जाता, छत पे नहीं रुकता। लेकिन अगर उनकी प्लेन छत है और ऊपर से वर्षा इतनी तेज़ हो रही है, तो वो पानी सारा कहाँ रुकेगा, छत पर रुकेगा, और छत पर रुकने की वजह से छत मजबूत नहीं होगी बल्कि कमज़ोर होने लगेगी, है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर जो है ताकि जल का जमाव ना हो, जल इकट्ठा ना हो छतों पर, इसलिए वहाँ पर ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, इस तरह की छतें होती हैं, ताकि जो पानी है वो यहाँ पर गिरने के बाद डायरेक्ट इस तरह नीचे की ओर जाने लगे, ठीक है। क्योंकि अगर प्लेन छत होगी तो क्या होगा, वो ऊपर ही टिका रहेगा, यस। तो उसके बाद देखिए वहाँ पर ऊंचे प्लेटफॉर्म या फिर स्टील पर घर बनाए जाते हैं, ऊंचे एरियाज़ पर घर बनाए जाते हैं, ताकि घर उनके डूबे नहीं पानी में, बाढ़ वगैरह में, ठीक है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं, ओके। तो उसके बाद है परिवहन। परिवहन लोगों व सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में क्या होता था, अधिक दूरी की यात्रा करने में ज़्यादा टाइम लगता था, और उस समय लोग पैदल चलते थे, ठीक है। और वो अपने सामान को ढोने के लिए क्या करते थे, पशुओं का इस्तेमाल करते थे। पशु ले लिया और पशु को मतलब पशु के ऊपर सामान ढोते थे वो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब पहिए की खोज हुई तो पहिए की खोज से परिवहन और भी इजी हो गया।
यहाँ पर क्या हुआ कि समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। अब जैसे ही पहिया आया तो उससे क्या होगा, सड़क पर चलने वाले वाहन जैसे रेल हो गई, ट्रेन, ठीक है, जल मार्ग, जल में चलने वाले वाहन हो गए, ठीक है। उसके बाद वायु मार्ग, ये सब जो पहिए से निर्मित हुए हैं, मतलब पहिए से इनका विकास हुआ। तो सड़क मार्ग में क्या होगा, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक यूज़ किए जाने वाले जो मार्ग हैं वो सड़क हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली से लेह जो राजमार्ग है विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, ठीक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों को घना जाल बिछा होता है। मैदानी क्षेत्रों में अगर आपने सड़कें देखी हों, मैदानी क्षेत्र होता है जो नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है। और जो पहाड़ी वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर सड़कें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है, वहाँ पर कम सड़कें आपको देखने को मिलती हैं। रेल मार्ग क्या होता है, अब रेल मार्ग के द्वारा क्या होगा, तेज़ी से आप जा सकते हैं, कम खर्च में लोगों का आवागमन हो सकता है। आपने कभी देखा भी होगा ट्रेन की जो टिकट होती है ना, ट्रेन की जो टिकट होती है वो जो बस की टिकट से बहुत कम होती है ना, और बस से जो है ज़्यादा समय भी लगता है, ट्रेन से उससे थोड़ा कम समय लगता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कम खर्च में लोगों का आवागमन। आवागमन होता है आना जाना, और भारी सामान को ढोने का काम होता है। जो भारी भारी सामान होता है ना, वो रेलों के थ्रू, ट्रेन के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। वाष्प इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान लिया, ठीक है। क्योंकि जो डीजल और ये मतलब जो भारी भारी सामान होता है वो ट्रेन के थ्रू ही पहुंचाया जाता है, बहुत ज़्यादा दूरी में अगर चलना पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद है जल मार्ग। प्रारंभिक समय में क्या होता था, परिवहन समय के लिए जल मार्ग का यूज़ किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन हुआ करता था। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अंतर्देशीय जल मार्ग और एक होता है समुद्री मार्ग, ठीक है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और एक समुद्री मार्ग। वायु मार्ग क्या होता है, तो 20वीं सदी के आरंभ में जो विकसित यह परिवहन इसका सबसे तेजी वाला मार्ग अगर देखें तो वो वायु मार्ग है। वायु मार्ग में आपका जैसे हेलीकॉप्टर आ गया, एरोप्लेन्स वगैरह, ये, ठीक है। तो ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सबसे ज़्यादा महंगा साधन भी है, और ये यातायात का अकेला साधन है जो कि सबसे ज़्यादा दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंचा सकता है। मतलब ऐसे ऐसे स्थानों तक आपको पहुंचा सकता है जहां पर शायद कोई अन्य साधन नहीं पहुंचा सकता होगा, ठीक है। विशेष रूप से जहाँ पर कोई सड़क या रेल मार्ग नहीं है। अब जहाँ पर कोई सड़क मार्ग नहीं है तो वहाँ पर कोई सड़क वाला परिवहन तो नहीं जा पाएगा, कोई ट्रेन वाला एरिया नहीं है, जहाँ पे कोई रेल की पटरी नहीं जा रही है तो वहाँ पर रेल मार्ग कैसे पहुँच पाएगा, नहीं पहुँचेगा ना। तो वहाँ से तो या तो आप जल मार्ग के थ्रू जाओगे या फिर वायु मार्ग के थ्रू जाओगे, है ना। तो उसके बाद क्या है, संचार। संचार जो है वो दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है। टेक्निक विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। संचार के जो साधन हैं उसमें आपका समाचार पत्र, जैसे समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके थ्रू आप संचार मतलब कर सकते हो, ठीक है। रेडियो टेलीविज़न्स के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, या फिर आजकल तो ईमेल, इंटरनेट आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है संचार हो जाता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हमारी इतनी ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।